अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू पेप्टिक अल्सर। ठीक है, पेप्टिक अल्सर क्या होता है ना कि अल्सर बेसिकली हम किसको कहते हैं कि जो एपिथेलियम की इरोजन होती है ना, तो उसको हम लोग अल्सर कहते हैं। ठीक है, म्यूकोजल लाइनिंग की इरोजन हो जाए, एपिथेलियम की इरोजन हो जाए, तो उसको हम लोग अल्सर कहेंगे। ठीक है, अब पेप्टिक अल्सर वो अल्सर जो आपके स्टमक में, एसोफेगस में और आपके ड्यूडेनम में हो, तो उसको आप पेप्टिक अल्सर कहते हो। मतलब इसकी तीन टाइप्स होती हैं। एक वो एसोफेजियल अल्सर होता है, एक आपका गैस्ट्रिक अल्सर होता है, ठीक है, और एक आपका ड्यूडेनल अल्सर होता है। ठीक है, ड्यूडेनम बेसिकली आपके जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम होता है उसके इंटीरियरली हमारे पास होता है। ठीक है, और जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है वो बेसिकली हमारे पास जो एंट्रम होता है उधर होता है। ठीक है, उसके इंटीरियरली। और जो एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो एसोफेगस के लोअर पोर्शन में होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसकी हम लोग आ जाते हैं। अच्छा, पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक्यूट अल्सर और क्रॉनिक अल्सर में डिफरेंस क्या होता है ना। तो एक्यूट अल्सर वो अल्सर होता है जिसमें हमारे पास मतलब एक मेन डिफरेंस आपने ये याद रखना है कि एक्यूट में आपकी फाइब्रोसिस नहीं होती, क्रॉनिक में फाइब्रोसिस होती है। ठीक है, फाइब्रोसिस की वजह से क्या होगा कि वो आप अल्सर आपका एरिया जो होगा वो बंद कर देगा। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाएंगी। ठीक है, आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन क्रॉनिक में होती है, एक्यूट में नहीं होती। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी पे। ठीक है, पेप्टिक अल्सर बनते किस तरह हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास मेन कॉजेज़ कर लेंगे। लाइक ऐसे तो बहुत सारी हैं, हमारे एच पाइलोराई की वजह से हो सकती है, हमारे एनिसाइड्स की वजह से हो सकती है, स्मोकिंग की वजह से, अल्कोहल की वजह से। इसके अलावा हमारे पास जो है वो स्ट्रेस वगैरह की वजह से। ठीक है, तो इन चीज़ों की वजह से हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग मेन की बात कर लेते हैं। जो एच पाइलोराई होता है ना, वो बेसिकली हमारे क्या करता है, वो स्टमक में जाके कॉलोनाइज कर जाता है। ठीक है, मतलब बेसिकली हमारे पास जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा होता है ना, उधर जाके कॉलोनाइजेशन उसकी हो जाती है। ठीक है, मतलब अल्सर तो हमारा एसोफेगस में भी बन रहा है, स्टमक में भी बन रहा है और ड्यूडेनम में भी बन रहा है, लेकिन इसकी कॉलोनाइजेशन जो होती है वो स्टमक में ही हो सकती है। ठीक है, वहाँ पे कॉलोनाइजेशन हो जाती है। कॉलोनाइजेशन के बाद क्या होता है, अब देखो कॉलोनाइज हो गया, कॉलोनाइजेशन के बाद एक ये करता है ना कि हमारे पास ये यूरिएज रिलीज़ करता है, एक एंजाइम होता है। ठीक है, अब यूरिएज रिलीज़ करता है जिसकी वजह से आपका जो यूरिया होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में। ठीक है, अब वो जो अमोनिया होता है ना वो NH3, वो आपके जो एच पेलोराई है उसके इर्द गिर्द अपनी एक लेयर बना लेते हैं अमोनिया। ठीक है, तो अब वो जो अपनी एक लेयर बन जाती है ना, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो हमारे पास स्टमक के एसिड्स जो होते हैं ना, बनते हैं ना, तो अल्टीमेटली वो जो है वो आपको ये एच पेलोराई को ख़राब नहीं कर पा रहे होते, मतलब वो उसको मार नहीं पाते। ठीक है, अच्छा, पहली बात ये है कि आपकी ये अमोनिया बन गया। अमोनिया जब बना है तो उसकी वजह से आपकी जो ये म्यूकोजल लाइनिंग होती है ना वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, और ये जो हमारे पास ये जो एच पाइलोराई होता है ना, इसमें हमारे पास एक जीन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैग के और वैक के। ठीक है, तो वो बेसिकली हमारे पास ये चीज़ें कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा एच पाइलोराई की वजह से हमारे पास देखो नॉर्मली हमारे पास जी सेल्स होते हैं स्टमक में। ठीक है, जी सेल्स हमारे पास गैस्ट्रिन रिलीज़ करवाते हैं, गैस्ट्रिन से हमारे पास पैराइटल सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। पैराइटल सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो हमारे पास जो है वो HCl रिलीज़ होता है। ठीक है, तो एच पाइलोराई ये भी करता है कि हमारे पास ये जो गैस्ट्रिन जी सेल्स होते हैं उनकी ओवर एक्टिवेशन कर देता है, जिसकी वजह से एसिड की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और या तो ये कर सकता है कि हमारे पास जी सेल्स की डिस्ट्रक्शन कर दे, जिसकी वजह से एसिड बहुत कम या एब्सेंट हो जाता है, जिसको हम हाइपोक्लोरोहाइड्रिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हो गया एच पेलोराई की बात। दूसरा एनएसएड्स की बात कर लेते हैं। अब एनएसएड्स क्या करते हैं ना कि हमारे पास COX-1 COX-2 इनहिबिटर्स होते हैं। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या होता है, म्यूकोजल लाइनिंग की भी डैमेज हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपके अल्सर्स वगैरह भी बन जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा जी, और एसिड सिक्रेशन वगैरह भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स पे। ठीक है, अब पेशेंट आपके पास आया है गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर के साथ। ठीक है, तो अब इसके क्लिनिकल फीचर्स लाइक डिफरेंट क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। ठीक है, एक तो ये होता है ना कि उसका एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। ठीक है, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होता है। ठीक है, अब इसमें एक हमारे पास एक बात होती है कि जो हमारे पास जो गैस्ट्रिक अल्सर अगर होगा ना पेशेंट को, ठीक है, तो खाना खाने के बाद उसका पेन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्यों ज़्यादा हो जाएगा कि खाना खाने से जो स्टमक है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, अब खाना खाने से वो एरिया जो है और मज़ीद डैमेज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है उसकी वजह से उसमें खाना खाने से पेन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और जो हमारे पास ड्यूडेनल अल्सर होता है उसमें हमारे पास जब हम पेशेंट खाना खाता है ना तो ड्यूडेनम अपने आप को तैयार रखता है। ठीक है, मतलब एसिड्स उसकी तरफ आने होते हैं ना, तो क्या होता है कि वो खाना ड्यूडेनल अल्सर के ऊपर एक अपनी लेयर बना देता है, अल्टीमेटली उसको प्रोटेक्ट करता है, तो पेशेंट को ज़्यादा रिलीफ मिलती है, उसको पेन कम हो जाता है। ठीक है, तो ड्यूडेनल अल्सर में आपका पेन नहीं होता खाने के बाद, और पेप्टिक अल्सर में जो गैस्ट्रिक अल्सर है उसमें आपके खाने के बाद पेन होता है। ठीक है,
अच्छा जी। फिर दूसरा ये होता है ना कि हमारे पास जो ड्यूडेनल अल्सर है ना, वो हमारे पास कैंसर में भी कन्वर्ट ज़्यादा नहीं होता, और गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है वो ऑब्वियसली उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कैंसर में कन्वर्ट होने की, ठीक है। अच्छा जी। फिर वॉमिटिंग आती है पेशेंट को, एक तो गैस्ट्रिक पेन हो गई, वॉमिटिंग हो गई, ठीक है। अब वॉमिटिंग में हमारे पास एक तो वॉमिट आ रही होती है पेशेंट को, उसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है। अब ब्लीडिंग जो होती है ना, विद और विदाउट ब्लीड हो सकती है, ठीक है। अब ब्लीडिंग जो होती है अगर प्रेजेंट है तो वो माइल्ड भी हो सकती है, सवेयर भी हो सकती है, ठीक है। अगर माइल्ड थोड़ी बहुत है तो माइल्ड पेप्टिक अल्सर है, और अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो पेशेंट को परफोरेशन हो जाती है, ठीक है। परफोरेशन हुई है पेशेंट जो है उसमें, जब आप एक्सरे करते हो जिसमें गैस अंडर द डायफ्राम भी दिख रहा होता है, इसके अलावा जो है वो आपका बीपी कम हो जाता है, पल्स ज़्यादा हो जाती है, हार्ट रेट वगैरह जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी। पेशेंट शॉक में भी जा सकता है, ठीक है। तो एपिगैस्ट्रिक पेन हो गई, वॉमिटिंग हो गई, ठीक है। ये आपके पेप्टिक अल्सर की दो जो है वो क्लिनिकल फीचर्स हो गए, ठीक है। अच्छा जी। फिर इसके बाद आपने इन्वेस्टिगेशन पे क्या करना है, देखो इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या करना है, एक एंडोस्कोपी करनी है, ठीक है। एंडोस्कोपी करनी है और उसके साथ साथ जाके आपने एक बायोप्सी भी ले लेनी है उसी जगह से, ठीक है। एंडोस्कोपी करके बायोप्सी उठा लेनी है वहाँ से, ठीक है। फिर आपने बेरियम सोलो करवाना है, ठीक है। बेरियम सोलो से भी आपको पता लग जाता है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपने एच पाइलोराई के लिए स्पेसिफिकली टेस्ट करने होते हैं, ठीक है। एक आपका जो होता है वो नॉन इन्वेसिव टेस्ट होता है और एक इन्वेसिव टेस्ट होता है, ठीक है। अब नॉन इन्वेसिव में आप बेसिकली क्या करते हो ना कि आप नॉन इन्वेसिव में आप ब्लड सीरोलॉजी करते हो, ठीक है। ब्लड सीरोलॉजी, ठीक है। अब ब्लड सीरोलॉजी में आपकी एंटीबॉडीज़ हमें मिल रही होती हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द एच पाइलोराई, ठीक है। इसके अलावा हम लोग C13 यूरिएज ब्रेथ टेस्ट कर रहे होते हैं, यूरिया ब्रेथ टेस्ट, ठीक है। C13 यूरिया ब्रेथ टेस्ट, ठीक है। अब C13 यूरिया ब्रेथ टेस्ट में क्या होता है ना, हम लोग पेशेंट को एक यूरिया देते हैं, ठीक है। यूरिया जो होता है वो कार्बन 13 जो होता है वो आइसोटोप रेडियो लेबल्ड होता है, ठीक है। वो हम लोग दे देते हैं। अब यूरिया जो होता है वो जब स्टमक पे जाता है तो स्टमक में हमारे पास यूरिएज एंजाइम होता है, यूरिएज जो होता है यूरिया को कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में। अब अमोनिया जब पेशेंट जो एक्सेल करता था तो उसके एक्सेलेशन में अमोनिया जो होता है वो हमारे पास एक्सेलेशन के ज़रिए बाहर आता है, ठीक है। अब वो जब बाहर आता है तो वो हमारे पास रेडियो लेबल्ड होता है, ठीक है। तो हमारे पास कार्बन 13 यूरिया ब्रेथ टेस्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो है वो फीकल एंटीजेंस भी देख लेते हैं कि आया एच पाइलोराई के एंटीजेंस है कि नहीं है, ठीक है। नॉन इन्वेसिव में एक तो आपने सीरोलॉजी कर ली जिसमें एंटीबॉडीज़ देख ली, एक आपने यूरिया ब्रेथ टेस्ट कर लिया और एक आपने एंटीजेंस फीसेस में देख ली, ठीक है। फिर इन्वेसिव टेस्ट होते हैं, इन्वेसिव में आप बायोप्सी करते हो, बायोप्सी के बाद आप कल्चर कर लेते हो, ठीक है, उसी बायोप्सी का, ठीक है। और एक आप रैपिड यूरिएज टेस्ट करते हो, ठीक है, रैपिड यूरिएज टेस्ट, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट आपने कैसे करनी है, देखो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमारे पास होता है कि हमने पेप्टिक अल्सर को इरेडिकेट कैसे करना है, ठीक है। इरेडिकेशन के लिए हमारे पास एक ट्रिपल थेरेपी होती है, एक क्वाड्रुपल थेरेपी होती है, ठीक है। अब ट्रिपल थेरेपी दोनों थेरेपीज़ हमारे पास 2 वीक्स की होती है, ठीक है। अब ट्रिपल में हमारे पास आपने निमोनिक याद रखना है, लैक, ठीक है, लैक LAC, ठीक है। तो एल से लेंजोप्रोजोल, एमोक्सिसिलिन एंड या मेट्रोनिडाजोल और क्लेरेथ्रोमाइसिन आ जाता है, लैक, ठीक है। अब इसकी जो डोजेज होती हैं वो आपने ऐसे याद रखनी है, 31,500, ठीक है, 31,500, ठीक है। और दो BDs हैं, ठीक है, BD है 2 टाइम्स अ डे, ठीक है। फिर इसके बाद जो है हमारे पास जो कॉर्डेबल थेरेपी है उसमें आपने COMT याद रखना है, ठीक है। अब C से हमारे पास जो है कोलाइडल बेसमेंट सबस्ट्रेट आ जाता है, ठीक है, COMT, ठीक है, कोलाइडल बेसमेंट सबस्ट्रेट आ जाता है। फिर O से आपका जो है वो मेट्रोजोल, मेट्रोनेडाजोल, फिर नेक्स्ट जो है वो टेट्रासाइक्लिन। अब इसकी डोजेज जो है 120-20 400 500, 120-20 400 500। अब ये ऊपर नीचे वाले जो है वो QD हैं और ये BD-TD हो गया, ठीक है। अच्छा जी। अब ये एक तो आपने इरेडिकेशन के लिए कि आपने पेप्टिक अल्सर को इरेडिकेट करने के लिए क्या करना है, ठीक है। तो एक ये हो गया, ठीक है। फिर जनरल मेजर्स होते हैं जिसमें आप पेशेंट को आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का कहते हो कि स्मोकिंग, अल्कोहल, NSAID, स्ट्रेस, स्पाइसी फूड, इन चीज़ों को अवॉइड करो, ठीक है। फिर आपकी मेंटेनेंस थेरेपी होती है, मेंटेनेंस थेरेपी में आप एंटीबायोटिक्स कभी भी नहीं देते, आप पेशेंट को प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हो जिसमें मिप्राजोल, एसएमएप्राजोल वगैरह देते हो, ठीक है। वेरी लो डोज में देते हैं ताकि पेशेंट को दोबारा ना हो पेप्टिक अल्सर, ठीक है। और अगर इन सब चीज़ों से फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप सर्जरी करते हो। आप सर्जरी में क्या करते हो ना, या तो आप गैस्ट्रेक्टमी करते हो, गैस्ट्रेक्टमी में क्या होता है ना, या तो आपकी टोटल गैस्ट्रेक्टमी होती है, ठीक है, जिसमें आप पूरा का पूरा स्टमक जो होता है वो रिमूव कर देते हो, ठीक है, वो नॉर्मली होता नहीं है, ठीक है। या पार्शल गैस्ट्रेक्टमी करते हो जहाँ पे हमारे पास अल्सर्स हैं, सिर्फ वो एरिया रिमूव कर दो, ठीक है। एक हमारे पास जो होता है ना बिलरॉथ 1 एंड बिलरॉथ 2 गैस्ट्रेक्टमी होती है, ठीक है।
अब इसमें क्या होता है ना, बेलरॉथ 1 में जहाँ पे हमारे पास स्टमक में अल्सर है ना, उसको रिमूव करके ना उसको हम एनास्टोमोस कर देते हैं ड्यूडेनम के साथ बेलरॉथ 1 में। और जो बेलरॉथ 2 होता है ना, उसमें हम जिस जगह पे आपका वो है डायग्राम्स, आप लोग गूगल में जाके देख लो, आपको इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। और जो बेलरॉथ 2 होता है ना, उसमें हम लोग जिस जगह पे प्रॉब्लम होती है, अल्सर होता है, उसको रिमूव करके, ठीक है, और उसको जाके हम लोग ड्यूडेनम के साथ अटैच नहीं करते, ड्यूडेनम को हम बंद कर देते हैं, ठीक है, और उसको हम जाके ड्यूडेनम के साथ अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो एक आपकी ये टेक्निक हो गई, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ये तो आपने मैंने कर दिया कि एरेडिकेशन करनी, मेंटेनेंस थेरेपी हो गई, और आपकी जनरल मेजर्स हो गए, और आपने सर्जरी हो गई, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास ये जो गैस्ट्रिक रिसेक्शन हम लोग करते हैं ना, तो इस गैस्ट्रिक रिसेक्शन की वजह से हमारे पास कुछ नुकसानात या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमने गैस्ट्रिक एरिया रिमूव किया है, ठीक है। मतलब मैं आपको ये बोलता हूँ कि पहले अगर हमारे पास स्टमक, ये मैं स्टमक की डायग्राम बनाता हूँ, अगर पहले हमारे पास स्टमक इतना था, ठीक है, अब मैंने क्या किया कि मैंने गैस्ट्रेक्टमी कर लिया, अब मेरे पास स्टमक जो है वो इतना रह गया, ठीक है, और इतना सा स्टमक जो है मैंने जाके ड्यूडेनम के साथ अटैच कर दी, ये ड्यूडेनम है, ठीक है। अब ये पहले अगर आपका इतना लंबा स्टमक था, अब ये इतना सा रह गया, ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी डंपिंग जो होगी ना गैस्ट्रिक कंटेंट की, वो जल्दी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो एक इसमें अर्ली डंपिंग होती है, एक इसमें डिलेड डंपिंग होती है, ठीक है। अब अर्ली डंपिंग बेसिकली क्या होता है कि जब फर्स्ट टाइम आपका फूड आता है ना स्टमक में, ठीक है, तो उसकी ड्यूडेनम में, ठीक है, इंटेस्टाइन में, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, एकदम आपके पास फूड आया है, एकदम डंप हुआ है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि एकदम आपका जो वो होगा ड्यूडेनम है, उसमें एकदम सिक्रीशंस जो हैं वो एक्सेसिव अमाउंट में होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पानी जो है, खाना जो है वो एकदम आया है, तो फ्लूइड्स जो हैं वो भी हमारे पास डिफरेंट जूसेस होते हैं, पैंक्रियाटिक जूसेस होते हैं, गॉल ब्लैडर से जूस आता है, बाकी हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन से जो फ्लूइड आते हैं वो एक्सेसिवली हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। अब पेशेंट में एक्सेसिवली यहाँ पे फ्लूइड आएंगे, ठीक है, ताकि जो खाना है वो डाइजेस्ट हो जाए ना, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि हमारे बॉडी के जो फ्लूइड का वॉल्यूम है ना, वो हमारे पास कम हो जाता है, ठीक है। तो पेशेंट जो है वो हाइपोटेंशन में चला जाता है, ठीक है, और जिसमें हमारे पास ब्लड प्रेशर कम होता है, हार्ट रेट ज़्यादा होता है, इसके अलावा रिस्पायरेटरी रेट वगैरह भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट तो अर्ली डंपिंग वाली बात कर ली है, ठीक है। लेट डंपिंग में क्या होता है ना कि अब फूड हमारे पास डायरेक्ट जब इंटेस्टाइन में आया है ना, तो उस फूड की वजह से हमारे पास एकदम हमारे पास उस फूड में जो ग्लूकोज होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, एकदम एब्जॉर्ब होता है। नॉर्मली तो हमारे पास ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है, लेकिन वो स्लो होता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारे पास एकदम ग्लूकोज जब एब्जॉर्ब होता है ना, तो उसकी वजह से ब्लड का ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो एकदम, या प्लाज्मा का ग्लूकोज का लेवल एकदम पीक पे चला जाता है। इसकी वजह से इंसुलिन की रिलीज़ आती है, इंसुलिन की रिलीज़ होती है एक्सेसिव अमाउंट में, जिसकी वजह से पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है, ठीक है। एक ये कॉज हो गई, ठीक है। थर्ड क्या होता है ना कि हमारे पास इसकी वजह से बाइल रिफ्लक्स गैस्ट्रोपैथी होती है, ठीक है। बाइल रिफ्लक्स गैस्ट्रोपैथी क्या होता है कि जो बाइल के जूसेस हैं ना, वो हमारे पास स्टमक की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब स्टमक की तरफ जाते हैं तो स्टमक मज़ीद ख़राब होता है, तो जिसको हम लोग मिनिमाइज़ करने के लिए सुक्राल फेट्स दे देते हैं, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट में क्या होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो हमारे पास फीसेस में निकलता है, जिसमें पेशेंट को डायरिया होता है, ठीक है। पेशेंट को वेट लॉस भी होना शुरू हो जाता है डायरिया का, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट में हमारे पास B12 और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होना शुरू हो जाता है, ठीक है। B12 आयरन डेफिशिएंसी क्यों होना शुरू हो जाता है? बेसिकली हमारी जो आयरन हो गया या हमारे पास B12 है, फॉर एग्जांपल B12 की बात करें तो उसकी जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट के लिए हमें इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए होता है, जो हमारे पास स्टमक में बनता है, ठीक है, पैराइटल सेल से बनता है, ठीक है। पैराइटल सेल्स जो होते हैं वो हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर बनाते हैं, ठीक है। अब इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे पास नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो पेशेंट में B12 डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर ही जाके हमारे पास जो हम लोग B12 कोबालामीन हम लोग B12 लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास उसके साथ जाके कंबाइन होता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा ये होता है ना कि हमारे पास ऑब्वियसली स्टमक में हमारे पास जो है वो एब्जॉर्प्शन भी हमारी कम हो गई है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कम हो गई तो पेशेंट में बोन्स डिजीज़ ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा गैस्ट्रिक कार्सिनोमा भी हो सकता है इस रिसेक्शन की वजह से, ठीक है, सही है। अच्छा जी, अब हम आते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पेप्टिक अल्सर। लाइक आपने अगर पेप्टिक अल्सर को ठीक नहीं किया ना तो उसकी वजह से क्या होता है। देखो, सबसे पहले आपने पेप्टिक अल्सर को ठीक नहीं किया, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जहाँ पे अल्सर बना है वो एरिया एरोड होना शुरू हो जाएगा, वो जगह परफोरेट हो जाएगी, मतलब उसमें सुराख हो जाएगा। अब सुराख होगा तो हमारे पास जो स्टमक के कंटेंट्स होंगे वो हमारे पास उस एरिया से बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब पेशेंट जो है वो जब आएगा, ठीक है,
उसमें क्या होगा, उसके फीचर्स की हम बात करते हैं। सवेयर एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, ठीक है। इसके अलावा उसकी वॉमिटिंग होगी जिसमें हमारे पास ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होगी, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट जो होगा वो उसकी हिस्ट्री होगी अल्सर की, ठीक है। मतलब पेशेंट बता रहा होगा कि उसको अल्सर था पहले, अब उसकी एपिगैस्ट्रिक पेन बहुत ज़्यादा सवेयर हो रहा है, उसकी वॉमिटिंग में ब्लीड आ रही है, ठीक है। इसके अलावा हीमोडायनेमिकली जो होता है वो अनस्टेबल हो जाता है, हाइपोटेंशन में चला जाता है, ठीक है। और इसके अलावा उसका बोर्ड लाइक रिजिडिटी हो जाती है स्टमक की, क्योंकि मसल्स इन्फ्लेम हो जाते हैं, ठीक है। तो परफोरेशन ये होता है। जब आप एक्सरे करते हो तो उसमें गैस अंडर द डायफ्राम मिल रहा होता है। इसके अलावा हम लोग सीटी वगैरह भी कर लेते हैं, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, इनिशियली ब्लीडिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ठीक है। इन्फेक्शन की चांसेस भी हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेशन वगैरह भी है, तो आपने आई वी एक्सेस करनी है, ठीक है। आई वी फ्लूइड्स पास कर लेने हैं, ठीक है। इसके अलावा एनाल्जेसिक देने पेन के लिए, एंटीपायरेटिक देने बंदे को बुखार ना हो जाए, ठीक है, बुखार के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपने जो है वो वाइटल्स वगैरह भी मॉनिटर करने हैं पेशेंट के, ठीक है। पर सर्जरी में आप क्या करते हो, सर्जरी में या तो आप जहाँ पे सुराख बना है ना वहाँ पे आप सिंपल स्टिच लगा दो, ठीक है। तो एक तो आप सिंपल स्टिचिंग कर लेते हो उसकी, ठीक है, उसको बंद कर देते हो, ठीक है। या तो आप उस एरिया में क्या करते हो कि यहाँ पे पैच लगा देते हो, पैच मेंटम का पैच होता है, ठीक है। वो आप कट करते हो और जाके उस जगह पे लगा देते हो, तो मेंटम पैच के ज़रिए भी आपकी जो परफोरेशन होती है वो ठीक हो जाती है, ठीक है। और अगर इससे भी फ़ायदा नहीं हो रहा है ना तो आपने गैस्ट्रेक्टमी कर लेते हो, जिस एरिया से परफोरेशन हुई है उस एरिया को आप रिमूव ही कर दो, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है ना कि एक तो हम लोगों ने कह दिया कि वो एरिया जो है वो हमारे पास परफोरेट कर सकता है। दूसरा हमारे पास उस एरिया में ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकती हैं, फाइब्रोसिस की वजह से बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करता है नोजिया, वॉमिटिंग होती है, उसका फूड नीचे की तरफ नहीं जा पा रहा होता है, तो एब्डोमिनल डिस्टेंशंस होती हैं, डिस्फेजियाज होते हैं, ठीक है। और सही है। अच्छा जी, और पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी आपने इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे करते हो, एंडोस्कोपी करते हो और सीटी करते हो, ठीक है। ट्रीटमेंट में आपकी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक तो आप बैलून टेक्निक यूज़ करते हो जिसके ज़रिए आप उस एरिया को डायलेट करवा देते हो, ठीक है। अब डायलेट तो हो गए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पाइलोरोप्लास्टी करनी है। पाइलोरोप्लास्टी के ज़रिए आप उस एरिया को परमानेंटली डायलेट करा देते हो जिसकी वजह से आपका फूड जो है वो नीचे की तरफ फिर जाए ना, ठीक है। एक तो आपने ये कर लिया है, ठीक है। तीसरा आप ये करते हो, सबसे पहले हमारे पास फॉर एग्जांपल मैंने स्टमक की डायग्राम बनाई थी, वेट अ सेकेंड। अच्छा, अब ये फॉर एग्जांपल स्टमक है ना, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक ट्रांसवर्स, सही है, ट्रांसवर्स आपने सूचर लगाना है, ठीक है, जहाँ पे आपकी ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है, ट्रांसवर्स सूचर लगा के, ठीक है। उसके बाद उसको आपने ऐसे वर्टिकली उसको आपने सी देना है, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे बहुत ऊपर से ले गया हूँ, ठीक है, लेकिन आपने वर्टिकली उसको सी देना है, ठीक है। ट्रांसफर सूचर लगा के वर्टिकली उसको सी देना है, उसके ज़रिए आपका ये एरिया थोड़ा बहुत खुल जाता है। थर्ड जो है आप स्टंट पास करते हो तो स्टंट से भी खुल जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है ब्लीडिंग, ठीक है। पेशेंट को ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो ब्लीडिंग में ऑब्वियसली क्या होगा, एक तो मैंने आपको बताया कि पेशेंट उसकी वजह से परफोरेशन हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। अब ब्लीडिंग एक्सेसिवली हो सकती है, पेशेंट फटीक होगा, पेलर होगा, एनीमिक होगा, ठीक है। स्टोल का कलर जो होगा वो हमारे पास टारी ब्लैक होगा, ठीक है। इसके अलावा जब आप इन्वेस्टिगेशन में एंडोस्कोपी करोगे, फिर इसके बाद आप ट्रीटमेंट में क्या करते हो, ट्रीटमेंट में आप ऑब्वियसली आप रिससिटेट कर लेते हो पेशेंट को, ट्रांसफ्यूजन्स करते हो, सर्जरी करते हो। सर्जरी में आप जो है वो सर्जरी में आप क्या कर सकते हो, या तो आप जो है वो टिप्स टेक्निक होती है, ठीक है, या आपका जो है वो बैलून टेम्पोनेड होता है, ठीक है, या आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या आप एंजियोग्राफिक एम्बोलाइजेशन कर लेते हो, ठीक है, उस एरिया में, ठीक है, और लेप्रोटमी वगैरह कर लेते हो, ठीक है। दैट्स इट, वेर डन विद द गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।